कहता है कि यूएस इंटरवीन करे भारत। राहुल गांधी चाइनीज एजेंटों वामपंथियों के इर्द गिर्द फंस गए हैं। ये आरोप लगाना बिल्कुल सही। तो ये तो भारत की संप्रभुता पर सीधा सीधा हमला हो गया। जेएनयू के अंदर नक्सलाइट्स वो राहुल गांधी तक कैसे पहुंच गए? राजनीति ठीक है, पर राजनीति को कभी राष्ट्रनीति पर हावी नहीं होना देना चाहिए। न्याय प्रणाली पर उन्होंने अमेरिका में हमला किया। जब पवन खेड़ा को 15 मिनट में बेल मिले तब तो जुडिशरी बल्ले बल्ले। जॉर्ज सोरोस के साथ राहुल गांधी का क्या रिश्ता है? मोदी जी से घृणा करते करते देश की संप्रभुता पर हमला कर। निजी जीवन इन द सेंस ये कोई निजी जीवन नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो देश को लीड करना चाहता है उसकी कोई निजी जिंदगी होती नहीं। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री का मुकाबला करेंगे, ऐसा कांग्रेस ने मन बना लिया है। लेकिन देश की जनता तो उन्हें पप्पू समझती है। कैसे होगा मुकाबला, और मुकाबला हो भी तो मुद्दा क्या होगा? एक बड़ा मुद्दा, जो बात कैपिटल टीवी पे लगातार हम लोग कहते आए हैं कि इस देश में वो व्यक्ति चुनाव नहीं जीत सकता, उस पर जनता का समर्थन उसे नहीं मिल सकता जो देश के खिलाफ काम करे। हिंदुस्तान की जनता की आत्मा अभी मरी नहीं है, इसलिए ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये मीडिया, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स में हिंदुस्तान को बदनाम तो कर सकता है, लेकिन चुनाव नहीं जीत सकता। राहुल गांधी की खासियत, राहुल गांधी का जो काम करने का अंदाज क्या है, ये जानने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन सजाद पूनावाला साहब है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक बात मैं बताऊं, राहुल गांधी को बड़ी करीब से जानते हैं। ये इतने करीब से जितने करीब से असम के चीफ मिनिस्टर भी जानते थे। मैं उनका पीड़ित हूं। आप उनके पीड़ित हैं। PIDI-T। मुझे एक बात बताइए, एक बात तो हम बहुत ही डंके की चोट पर कहते हैं कि राहुल गांधी विदेशी एजेंटों, चाइनीज एजेंटों, वामपंथियों के इर्द गिर्द में फंस गए हैं। अपने आसपास ऐसे ऐसे लोगों को बिठा रखा है जो आउटराइटली देशद्रोही हैं। क्या ये आरोप सही है? ये आरोप लगाना बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि मोदी जी से और भाजपा से आप घृणा कीजिए, और घृणा कीजिए, चाहे यहां बोलिए चाहे विदेश की धरती पर बोलिए, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आप भाजपा को विदेशी धरती से भी, मोदी जी को विदेशी धरती से भी गाली दे सकते हैं। परंतु मुझे बताइए कि कौन है ऐसा व्यक्ति जो कहता है कि यूएस इंटरवीन करे भारत में। और आपको उनका वो बयान याद होगा। वो बयान में कहते हैं, हालांकि उसको डिनाई करने की बड़ी कोशिश की जाती है, उन्होंने कहा कि द सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी, कौन? यूएस और यूके। ये यूके की भूमि पे कहा था। सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी ये क्यों नहीं देख पा रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, भारत का एक लोकतांत्रिक हिस्सा जो है वो गायब हो चुका है। They are oblivious. Oblivious. The word used was oblivious. फिर उसके बाद ये कांग्रेस के लोग कहते हैं नहीं नहीं, पर उन्होंने कहा ये हमारा इंटरनल प्रॉब्लम। उसमें नहीं कहा। उसके बाद 2 दिन बाद या 1 दिन बाद जब यहाँ पब्लिक रिजेंटमेंट आया तब जाकर के वो कहा। तो इसका मतलब कि आप भारत में विदेशी हस्तक्षेप चाहते हैं, तो ये तो भारत की संप्रभुता पर सीधा सीधा हमला हो गया। अरे भाई, बाकी सब तो छोड़िए, स्वयं इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी जब विदेश की धरती पर गई, मुझे लगता है इमरजेंसी के कालखंड के बाद गई और जनता सरकार के बनने के बाद गई, तो जब उनको भारत के विषय में पूछा गया कि भारत में कैसी स्थितियां हैं, तो उन्होंने बोला कि जो भी है मैं वो विषय अपने देश में चर्चा करूंगी, मैं आपको नहीं बोलूंगी। ये उदाहरण जब उनको अपने परिवार में है, पर फिर भी वो मोदी जी से घृणा करते करते देश की संप्रभुता पर हमला करते, और केवल देश की संप्रभुता पर नहीं, न्याय प्रणाली पर उन्होंने अमेरिका में हमला किया। उन्होंने कहा कि ये जुडिशरी ने मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया। जब पवन खेड़ा को 15 मिनट में बेल मिले तब तो जुडिशरी बल्ले बल्ले, और जब आपके हिसाब से कोई फैसला आ जाए तब तो जुडिशरी बल्ले बल्ले, और अगर राम मंदिर का फैसला आ जाए या राहुल गांधी कन्विक्ट हो जाए या उसको ट्रायल कोर्ट के बाद सेशन कोर्ट और सेशन कोर्ट के बाद हाई कोर्ट की राहत ना मिले, तब न्याय प्रणाली पर सवाल खड़े कर देंगे आप। और इसके अलावा चलिए, न्याय प्रणाली भी ठीक है, भारत की संप्रभुता भी ठीक है, भारत के सैनिकों के खिलाफ आप मुझे बताइए, ये बयान है, सुनिए इस बयान को। जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। आपकी मोदी जी से दुश्मनी हो सकती है,
भाजपा से दुश्मनी हो सकती है? देश के सैनिकों पर इतना बड़ा अविश्वास कि चीनी आएंगे और हमें पीट कर चले जाए, हमारे सैनिकों को पीट कर चले जाएंगे। एक एक सैनिक ने गलवान में हड्डी तोड़ बलवान दिखाया है। उस पर भी सवाल उठाया था इन्होंने, इस पर भी इन्होंने कहा था। मुझे एक बात बताइए, सर्जिकल स्ट्राइक पे भी सवाल, खून की दलाली कहना, बालाकोट एयर स्ट्राइक में कहना चील कौवे मरे, ये सारी एक प्रवृत्ति है। और आखिरी बात, बाकी सब तो ठीक है, सेंगोल का भी इन्होंने मजाक उड़ा दिया विदेशी धरती पर उन्होंने जो हम दंडवत प्रणाम करते हैं, देखिए मैं तो भारतीय मुसलमान हूं, हम भी जानते हैं कि दंडवत प्रणाम का भारतीय संस्कृति में क्या एक महत्व होता है। हम अपने इष्ट के सामने, हमारे जो जिनको हम देवता के समान देखते हैं, उनके सामने दंडवत प्रणाम करते हैं, उसको भी कहना लाइंग डाउन। मैंने लाई डाउन नहीं किया। इस प्रकार की भाषा, मतलब कि आपने सुपारी भारत की संप्रभुता, न्याय प्रणाली, हमारे लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ और भारत की संस्कृति तक को नहीं बख्शा। तो आप बताइए इसको क्या कहेंगे? तो आपका आरोप ये लगाना बिल्कुल लाजमी है। मुझे एक बात बताइए, एक जब ये चर्चा चल रही थी चीन को लेकर के, तो मनीष तिवारी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने ये बात इंसिनुएट किया कि ये प्रोजेक्ट चाइना का बहुत पहले से है कि यहाँ की रूलिंग पार्टीज और खास करके कांग्रेस पार्टी के अंदर अपने एजेंटों को डाला जाए। और जिस तरह से हम देखते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग को भारतीय कांग्रेस पार्टी ने अपने साथ जोड़ा है, चाहे वो संदीप सिंह हो, चाहे वो कन्हैया हो, चाहे वो मेवानी हो, इस तरह के और भी कई सारे नाम, मैं दर्जनों नाम गिन सकता हूं, जो जेएनयू के अंदर नक्सलाइट्स और सीपीआई एमएल के साथ और सीपीआई माओइस्ट के सिंपैथाइजर हुआ करते थे, वो राहुल गांधी तक कैसे पहुंच गए? देखिए, ऐसा है कि राजनीति ठीक है, पर राजनीति को कभी राष्ट्र नीति पर हावी नहीं होना देना चाहिए। राष्ट्र सुरक्षा के साथ कोई समझौता राजनीति के नाम पर और वोट बैंक की राजनीति के नाम पर नहीं होना चाहिए। मुझे बताइए कि अफजल गुरु को फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट ने दी, और जो लोग ये नारे लगाते हैं अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के जज अभी जिंदा है, उनके समर्थन में खड़े हो जाना। इनका एक मंत्री था असलम शेख, महाराष्ट्र की सरकार में, इसने याकूब की पैरवी करते हुए पत्र लिखा, याकूब मेमन की पैरवी करते हुए। इन्होंने कभी एपीजे अब्दुल कलाम के वो जाकर मकबरे पे खड़ा नहीं होंगे, ये कभी जाकर बिस्मिल्लाह खान साहब के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, वीर अब्दुल हामिद के यहाँ कभी देखने नहीं जाएंगे, ना रस खान के पास पहुंचेंगे। इनका केवल आइकॉन कौन है? याकूब और अफजल की पैरवी करने वाले जो लोग, वोट बैंक के नाम पर भड़काने वाले लोग, यही इनके लोग हैं। और इनके साथ खड़े होने में राहुल गांधी को विशेष आनंद आता है। और केवल यही नहीं, आप बताइए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का एक स्टैंडिंग एमओयू चाइनीज सरकार के साथ और चाइनीज पॉलिटिकल पार्टी के साथ है। अब इस एमओयू में क्या है, इसके बारे में कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता को नहीं पता है। और इस एमओयू के साइन होने के बाद आप एक के बाद एक घटनाक्रम को देखिए। जो हमारे आर्थिक हित थे चाइना के विजाविज, यूपीए उसका समझौता करना शुरू करती है, आरसेप में जाना शुरू कर देती है, जिससे कि हमारा ट्रेड डेफिसिट 33 गुना बढ़ जाता है चाइना के सामने। उस समय पर चाइना बड़े सारे इंकर्जन्स कर रहा था, बहुत सारी चीज़ों को उसने इंकर्जन के माध्यम से लिया था। और उस समय पर डिफेंस मिनिस्टर का क्या बयान आता है? बेस्ट पॉलिसी है कि एलएसी को, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप ही नहीं करना है, मुंह तोड़ जवाब देने की तो दूर की बात है। उसके बाद आप देखिए कि किस प्रकार से चाइना के नैरेटिव से सुर मिलाना। जब डोकलाम क्राइसिस हो रहा था तब चाइनीज तंबू के नीचे राहुल गांधी पाए गए थे, और किस प्रकार से वो चाइनीज एम्बेसडर के साथ, चाइनीज डिप्लोमेट के साथ थे, और वो भी पहले डिनाई कर दिया। वो भी पहले डिनाई किया। वो तो तस्वीर आप जैसे पत्रकारों ने बाहर निकाल दी कि ये तस्वीर समझाओ, तब जाके उनको मानना पड़ा। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट है आरजीएफ का, राजीव गांधी फाउंडेशन में चाइनीज एम्बेसी और चाइनीज सरकार की तरफ से फंडिंग आती है। और देखिए, ऐसा है जहां से पैसा आता है उसी की तूती आपको उसी का बोलना है। तो ग्लोबल टाइम्स जो लाइन ले रहा था गलवान पे, वही लाइन कांग्रेस ने ली। उसके बाद जो ग्लोबल टाइम्स नैरेटिव ले रहा था अलग अलग विषयों पर, वही चीज आप ले रहे थे। तो इससे तो सीधा सीधा दिख रहा है कि आपने चाइनीज के साथ कम से कम कुछ ऐसा समझौता किया है जिसके चलते आप अपनी ही सरकार के ऊपर सवाल, अपनी सेना पर सवाल खड़े करते हो और चाइनीज नैरेटिव को बल देते हो। तो इसका क्या अर्थ निकाला जाए? जॉर्ज सोरोस के साथ राहुल गांधी का क्या रिश्ता है? जॉर्ज सोरोस के साथ में देखिए, आपको 2-3 इसके प्रूफ ही दिखा देता हूं। प्रूफ नंबर 1, ये सलील शेट्टी है। सलील शेट्टी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होते हैं। सलील शेट्टी जॉर्ज सोरोस की फाउंडेशन है, ओपन फाउंडेशन, उसके साथ काम करते हैं।
काम नहीं करते, वो है प्रेसिडेंट दिख रहा वाइस है, प्रेसिडेंट और है। भी ग्लोबल ग्लोबल वाइस दुनिया। प्रेसिडेंट, हाँ। ये भी ध्यान रखिए। इसके बाद जब जॉर्ज सोरोस का वो बयान आया था जिसमें कि उसने कहा था कि भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप होगा और ये अडानी के विषय पे ये बड़ा लोकतांत्रिक यहाँ पर एक फॉल आउट होगा, तो इसके बयान को पूरा एंडोर्स करने का काम प्रवीण चक्रवर्ती करते हैं, जो राहुल गांधी के खासम खास है। ये प्रवीण चक्रवर्ती ने जॉर्ज सोरोस के ऑफिशियल जो उसका स्टेटमेंट है ऑफिशियली उसको एंडोर्स करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस प्रकार से ये, अब जब राहुल गांधी यूएस गए थे तो ये है सुनीता विश्वनाथ, ये भी, इसकी भी पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो अलग अलग कार्यक्रम करती है यूनाइटेड स्टेट्स में हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं के ऊपर एक प्रकार से एक पूरा एजेंडा चलाने का, इसकी भी पूरी फाउंडेशन की फंडिंग जॉर्ज सोरोस करता है। वो और ये तो बेसिकली फाई नेटवर्क की एक बहुत अहम किरदार है। तो जॉर्ज सोरोस ने लगभग $1 बिलियन या उतना कुछ राशि रखा है कि जहां जहां भी उसको लगता है लोकतांत्रिक तरीके से उनको सफलता नहीं मिल रही है, तो ऐसे मंचूरियन कैंडिडेट होता है जो आपका एक चुना हुआ व्यक्ति होता है, उसके इर्द गिर्द इस प्रकार के लोगों को एक इकोसिस्टम को खड़ा करके उसको बल देना, ताकि वहां की पॉपुलरली चोजन सरकार, मतलब मोदी जी की सरकार, जनमानस ने चुनी हुई सरकार, उसको सबवर्ट करने के लिए ये पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम खड़ा है। और वही इकोसिस्टम आज राहुल गांधी के विदेशी दौरे को प्लान कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, उसको एम्पलीफाई कर रहा है। ये मीडिया के भीतर भी है, मीडिया के बाहर भी है, और ये इसको पूरा सरकार को जरूरी नहीं ये बताना कि 4 जून के बाद से वो कहां गायब हो गए। देखिए, अभी तो वो सांसद भी नहीं रहे, तो एक सांसद होने के नाते तो कम से कम एक जिम्मेदारी बनती है कि आप सरकार को या आप एक सिस्टम में आप बताते हैं। देश का एक आदमी व्यक्ति कह रहा है कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, वो रडार से गायब हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यदि आप कहते हैं कि आपके लिए पारदर्शिता सबसे मुख्य एक बिंदु है, और पारदर्शिता के लिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लड़ाई लड़ते हैं, तो पहले तो अपने घर से शुरू कीजिए। चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपने पारदर्शी तरीके से क्यों नहीं बताते कि किस किस से मिले और कौन कौन से ऑफिशियल्स, नॉन ऑफिशियल से आप मिले। इसके अलावा भी मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपको शायद याद होगा, जब पहली बार रफाल का मामला उठने लगा, रफाल का मामला राहुल गांधी नहीं उठा रहे थे बहुत दिनों तक। ये डील वील हो गई थी फ्रांस भारत सरकार की। वो यूनाइटेड स्टेट्स जाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में इसी प्रकार से पहले तो एक एजेंडा है भारत के खिलाफ बोलना है, बोल दिया। उसके बाद उनकी किस किस से मीटिंग हुई उसका जरा ब्यौरा मिलना चाहिए। उस समय पर आपको याद होगा जो MMRCA डील है, जो ये एयरक्राफ्ट की डील है, उसमें एक तो फ्रांस का पक्ष था, फ्रांस लड़ रहा था इसको लेने के लिए, और भी एक आध कोई कंपनी थी, और एक अमेरिकन कंपनीज का भी समूह उसमें काम कर रहा था। उनको मिला नहीं, वो फ्रांस को मिल गया कॉन्ट्रैक्ट, रफाल को मिल गया, क्योंकि हमें टेक्निकली जो भी चाहिए था। उसके बाद एक निरंतर प्रयास रहा उस समूह से कि किसी प्रकार से ये डील्स कटल हो। अब मैं ये कुछ नहीं कह रहा, मैं तो केवल आपके सामने तथ्य रख रहा हूं कि राहुल गांधी बता दे कि यूएस विदेशी दौरे के बाद ही उन्होंने ये मुद्दा उठाना क्यों शुरू किया। वो ऐसी कौन सी मुलाकातें हुई नहीं हुई, वो उसका ब्यौरा या तो अंकल सैम दे दे या भतीजे राहुल दे दे। नहीं, ये भी खबर आई, बाकायदा अमेरिका के अखबार में ये रिपोर्ट छपी कि राहुल गांधी वहां पे व्हाइट हाउस में जाकर के निचले स्तर के ब्यूरोक्रेसी से जाकर के इन्होंने गुप्त रूप से मीटिंग की। ये पब्लिक क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि हो सकता है कि उनको बड़ी उम्मीदें लगी होंगी कि अमेरिका ऐसे वैसे बयान दे दे भारत के खिलाफ, पर करबी का जो स्टेटमेंट आया, मुझे लगता है वो स्टेटमेंट राहुल गांधी को भी एक संदेश था, और जो पूछने वाली पाकिस्तानी पत्रकार थी उसको भी संदेश था, जिन्होंने कहा कि लोकतंत्र जो है भारत में नहीं चल पा रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप राजधानी इधर उधर खाक छानने के बदले अपनी राजधानी ही जाकर देख लीजिए कि वहां पर आपको लोकतंत्र जीवित मिलेगा। तो मुझे लगता है कि हो सकता है उन्होंने यही कहने के लिए मीटिंग की हो कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। एक सवाल जो है सरकार से कि आपको ये बात बताना चाहिए कि राहुल गांधी जब विदेश यात्रा पे जाते हैं तो अपनी सिक्योरिटी क्यों छोड़ देते हैं और अकेले कहाँ गायब हो जाते हैं? देखिए, क्योंकि आप देखिए, ये गए मानसरोवर वाया चाइना 4 दिन के लिए गायब हो गए, वो आउट ऑफ रडार। फिर बीच में वो 15 दिन के लिए गायब हो गए। कांग्रेस पार्टी के लोगों को भी नहीं मालूम कि ये कहाँ गए। अब ये सारी चीजें, आप कोई फिल्म स्टार हो तो बात समझ में आता है, आप इस देश के भविष्य बनने का कि रेस में अपने आप को खड़ा करना चाह रहे हैं,
देश का प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं, और आप इस तरीके से, और ये दलील बिल्कुल नहीं चलेगी कि ये उनका प्राइवेट मसला है, प्राइवेट लाइफ है। नेताओं का कोई निजी जिंदगी नहीं होता, वो प्राइवेट होता ही नहीं, क्योंकि उसके एक बिहेवियर के ऊपर करोड़ों लोगों की जिंदगी जो है वो स्टेक पे होती है। देखिए, मैं आपकी बात से इतने पॉइंट पर तो अग्री करता हूं कि यदि आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो आप कहां कहां जा रहे हैं, किस किस से मिल रहे हैं, इसको पारदर्शी तरीके से सबके सामने आने दिया जाना चाहिए। और अगर आप छिपाते हैं तो इससे कई सारे सवाल निर्माण होते हैं, और ख़ास करके आपका इतिहास देखकर। और इतिहास तो यही रहा है, 26/11 के बाद राहुल गांधी कहाँ थे? जब 26/11 जैसी घटना इस देश में हुई, जब आतंकियों ने हमला किया, तब कहाँ थे राहुल गांधी? मैं कुछ कहना नहीं चाहता, आपके दर्शक बड़े समझदार हैं, गूगल कर ले, वेयर वॉज राहुल गांधी एट 26/11। मुझे लगता है कि सामने आ जाएगा तथ्य। हमने ये भी देखा है कि कभी वो कहते हैं कि किसी प्रोग्राम में गए, कहीं पार्टी करते हैं, वो उनका निजी जीवन है। पर नहीं, कोई निजी जीवन नहीं है। निजी जीवन इन द सेंस ये कोई है, निजी जीवन नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो देश को लीड करना चाहता है, मंत्री बनना चाहता है, मुख्यमंत्री बनना चाहता है, प्रधानमंत्री, उसकी कोई निजी जिंदगी होती नहीं है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि कम से कम उनको ये बता देना चाहिए कि यदि वो किसी ऐसे व्यक्तियों से मिल रहे हैं जिनका हित भारत के हित के साथ नहीं है, तो उसका कम से कम ब्यौरा देश के सामने आना चाहिए। क्योंकि एक मीटिंग आपको याद होगी जो विकीलीक्स ने बताई थी। विकीलीक्स ने बताई कि कैसे एक यूएस एम्बेसडर से, एक डिप्लोमेट से मिलते हुए उन्होंने सबसे पहले जो हिंदू टेरर की थियरी है, ये कोई दिग्विजय सिंह और बाकी लोगों ने नहीं गढ़ी है। उस समय पर राहुल गांधी जब इस डिप्लोमेट से मिले थे तो उन्होंने कहा था लश्कर-ए-तैयबा और ये सारे जिहादी ग्रुप्स तो एक चीज़ है, छोटे मोटे हैं, पर मोहब्बत की दुकान खोल रखी है इन लोगों ने। इनकी तो असली जो नफरत की दुकान है वो तो हिंदुओं ने खोल रखी है। और तब से आप देखना कि एक शिफ्ट होता है नैरेटिव में, और हिंदू टेरर की एक थ्योरी को एस्टैब्लिश करने के लिए कभी समझौता में नाम जड़ दिया जाता है हिंदुओं का, कभी और ब्लास्ट में, जहां पर इंटरनेशनली सरकार कह रही थी समझौता में पाकिस्तानी आतंकवादियों का हाथ है, 26/11 को बता दिया जाता है कि ये हिंदुओं की साजिश है, बकायदा एक किताब निकाल कर। और फिर हिंदू टेरर, भगवा टेरर, ये पूरा का पूरा नैरेटिव जड़ा जाता है, जिससे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय समाज में और यूनाइटेड नेशंस में एक बड़ा स्पेस मिल जाता है ये कहने के लिए, अरे भाई साहब हमें क्यों बोल रहे हो, राहुल गांधी इतने बड़े नेता है उनके, वही कह रहे हैं कि ये तो उनके हिंदुओं ने किया है, तो हमारे टेररिस्ट या हमारे लोगों का तो कोई लेना देना नहीं है इसमें। तो आपने पाकिस्तान को इतनी बड़ी स्पेस दे दी ये कहने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कि हम तो आतंकवाद करते हैं, और उसी समय पर शर्मल शेख में जाकर आप ये कहते हो कि बलूचिस्तान में भारत का हाथ है। तो ये एक पूरी जो चीज है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये जानना कि ये किससे मिल रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी के हित अलग हो सकते हैं पर भारत के हितों का समझौता नहीं किया जा सकता, और ये लगातार होता आ रहा है, ये प्रमाण आपके सामने है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिटेल से राहुल गांधी के बारे में बातचीत की, और इस तरह से हम लोग आगे भी बातचीत करते रहेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि कांग्रेस पार्टी का जो ट्विटर ऑफिशियल हैंडल है, जिस तरीके से अस्तरहीन हो गया है, देश की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उस तरह से अस्तरहीन नहीं होना चाहिए। नहीं, वो तो बात सही है, और मुझे लगता है कि उनको एक बात याद रखनी चाहिए कि, और मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूँ, गधे को घोड़ा बोल बोल कर वो घोड़े जैसे दौड़ने लगेगा, ऐसी उनकी अगर मंशा होगी तो मुझे नहीं लगता कि गधा घोड़े की तरह दौड़ने लगेगा, चाहे उनके ट्विटर हैंडल से जितना भी गधे को घोड़े बताने की, मतलब कि इस प्रकार की इमेज रीब्रांडिंग की कोशिश की जाए, तब भी वो नहीं होने वाला है। ये प्रोडक्ट ही जब खराब होता है तो उस पर इमेज रीब्रांडिंग का ज़्यादा असर नहीं होता। प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, प्रोडक्ट में खराबी है, अब वो प्रोडक्ट को बदलने का आपके पास मादा नहीं है तो आप प्रोडक्ट को रीलॉन्च करते हैं। इतने रीलॉन्च तो नासा ने भी नहीं किए होंगे अपने रॉकेट के, जितने आईएनसी के हैंडल से राहुल जी को रीलॉन्च करने का पूरा अभियान 2004 से चल रहा है, पर ना वो लॉन्च हो पा रहे हैं ना रीलॉन्च हो पा रहे हैं। पर मैं आपकी बात समझता हूँ कि आज जो स्तर है आईएनसी के सोशल मीडिया का, वो मुझे लगता है कि बहुत ही निचले स्तर पर, बहुत शर्मनाक है, वो बहुत शर्मनाक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।